Okay, so hello to everyone. I welcome you all on this Abhipedia regulatory body platform. और आज हम लोग बात करेंगे ESIC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इसके वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे, कैसी जॉब है और क्या ड्यूटीज़ होती है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। ये छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग ये कंपोनेंट्स जो हैं कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि रिसेंटली 151 पोजीशंस की नोटिफिकेशन आई है एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ अ ऑटोनोमस बॉडी। सो ये टाइम टू टाइम जो है रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द UDC, देन SSO, देन डेप्यूटी डायरेक्टर कि अभी जो रिसेंट वैकेंसीज आई है उसी का अभी नोटिफिकेशन था। सो लेट्स बिगिन विद द ESIC ऑर्गेनाइजेशन। सो एज वी ऑल नो दैट इट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विच प्रोवाइड्स द पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सोशल सिक्योरिटीज जो होते हैं या हेल्थ बेनिफिट जो है, हेल्थ इंश्योरेंस फंड्स जो हैं वो हमारे इंडियन वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इंडियन वर्कर्स को ये प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर? नाउ ये जो सारा का सारा फंडिंग होता है ESIC का, ये मैनेज करता है एक कोऑपरेशन विच वी कॉल इट एज this is the cooperation that is employees state insurance cooperation। और ये पूरी cooperation काम करती है according to a act, जो act बना है ESI Act 1948। सो ये पूरा का पूरा जो रूल्स रेगुलेशंस पावर्स ऑफ ESI ड्यूटीज जो ESI को मिलती है वो मिलती है एक एक्ट के थ्रू और उस एक्ट का नाम है ESI Act 1948। नाउ इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका रीजन ये है क्योंकि स्टैट्यूट से बनी है, ये स्टैट्यूट मतलब एक्ट से बनी हुई है। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, बिल पास हुआ और जब पूरा पास हो गया तो उसी को हमने ESI Act 1948 कहा और वहां से जो पावर डिराइव होती हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में हम लोग और पढ़ते हैं कि ESI बहुत स्कीम्स होती हैं एंड ये जो स्कीम्स होती हैं दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स, मतलब इसमें आपको हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच इज़ अ सेल्फ फाइनेंस, मतलब ये जो ESI कोऑपरेशन है ये अपने जो पैसे होते हैं, जो भी खर्चा होता है वो खुद ही अपना फाइनेंस करती है। इतना इनकम जनरेट कर लेते हैं कि ये लोग खुद ही फाइनेंस कर दें इन सारी स्कीम्स को जो ये लोग चला रहे हैं। अब ये जो स्कीम्स होती हैं दीज स्कीम्स आर एम टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयज जो कवर है इस स्कीम के अंदर अगेंस्ट एनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कोई भी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से बचने के लिए ये स्कीम मिलती है, उनको बेनिफिट दिया जाता है। और वो अनसर्टेनिटी कब होती है? जब मान लीजिए सिकनेस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, डिसेबलमेंट हो गया या डेथ हो गया, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आपको जो है बेनिफिट मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम के थ्रू। अब ये जो ESIC है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू बिकम अ डेप्यूटी डायरेक्टर तो आपको आपने खुद भी देखा होगा कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन होती है वो या तो असिस्ट करते हैं रीजनल डायरेक्टर्स को, दे आर असिस्टिंग द रीजनल डायरेक्टर्स रीजनल ऑफिसेज में, या फिर दे आर असिस्टिंग द जॉइंट डायरेक्टर्स एट द मतलब जो हेडक्वार्टर्स होता है ESI का, ठीक है। सो ESI का जो हेडक्वार्टर है वो मैंने आपको बता दिया, इट इज इन द न्यू दिल्ली के अंदर होता है। इसके अलावा इनके जो है रीजनल ऑफिसेज हैं, कितने रीजनल ऑफिसेज हैं? 23 रीजनल ऑफिसेज आर देयर एंड 26 सब रीजनल ऑफिसेज आर देयर। अंडरस्टैंड? सो आपका मेजरली जो पोस्टिंग होगा एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर वो या तो हेडक्वार्टर में होगा न्यू दिल्ली के अंदर या फिर रीजनल ऑफिसेज में होगा, जो 23 रीजनल ऑफिसेज आपके हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। और लोकल ऑफिसेज भी हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, 800 लोकल ऑफिसेज भी हैं थ्रू आउट कंट्री टू सपोर्ट टू मेक श्योर कि ये जो स्कीम है वो ग्राउंड लेवल पे काम करें, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे लोगों को बेनिफिट दे, ठीक है। ओके, और इनफैक्ट बेसिकली ये तो न्यूज़ भी आती रहती है कि इट वाज अ थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, 2020 की न्यूज़ है, जिसमें बोला गया कि ये जो ESI है इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि
बेसिकली यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, इंडियन वर्कर्स आ रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, उनका नंबर बढ़ते ही जा रहा है। दे ऑल आर सीकिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है बहुत ही प्रॉस्परस है। आपको मैं एक डेटा बताता हूँ। 2020 का ये डेटा था, इसके बाद तो कुछ ऐसा डेटा आया नहीं। NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा था। डेटा ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ESI, कितने न्यू मेंबर्स जो हैं वो रजिस्टर हुए ESI में। तो ये जो नंबर्स था, ये लगभग 8,30,000 का ये नंबर था। ठीक है, 8,30,000 का ये नंबर था जब 2020 तक इतने मेंबर्स जो थे वो ESI के साथ जुड़ गए थे 2020 में। और अगर देखा जाए तो ESI के पास अभी तक कितनी रजिस्ट्रेशन है इंडियन वर्कर्स की अगर बात करें तो लगभग 3,80,00,000 रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, 3,80,00,000। ठीक है, तो आप फिगर देखिए कि इतने सारे लोग, और टाइम टू टाइम ये बढ़ती ही जा रही है फिगर। US में तो ऐसा है कि हर इंडियन हर वहाँ के नागरिक को ये सोशल सिक्योरिटी का कवर मिलता ही मिलता है। इंडिया में अभी ये प्रोग्रेसिव स्टेज में है, तो ऑब्वियसली ये ग्रो करेगा। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के टाइम पे या फिजिकल डिस्ट्रेस है उसके टाइम पे ये स्कीम बेनिफिट करती है लोगों को। और साथ ही साथ ये इंश्योर करती है कि हर इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है। कोई अमीर है तो अमीर तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठाएगा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होगा, वो बाहर के देशों में अपना एजुकेशनल, अपना हेल्थ बेनिफिट उठाएगा या इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज लेगा। लेकिन एक गरीब इंसान या एक ऐसा जिसकी सैलरी जिसका वेजेस 20,000 21,000 से कम है, तो वो तो डेफिनेटली उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इट शोज कि अपहोल्डिंग द ह्यूमन डिग्निटी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स DPSP के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपरली मेंशन है, तो वो चीज़ यहाँ पे कवर होती है, वो चीज़ यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड करने का एम रखती है ये स्कीम। ओके, क्राइसिस प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेप्रिवेशन, डेस्टिट्यूशन या फिर सोशल डिग्रेडेशन के टाइम पे यहाँ पे आपको बेसिकली कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो ड्यूटीज में मैंने आपको डेप्यूटी डायरेक्टर का तो ड्यूटी बता दिया कि उसको असिस्ट करना है RM को, दैट इज रीजनल मैनेजर को या रीजनल डायरेक्टर को, और या तो वो जॉइंट डायरेक्टर को असिस्ट करेगा। ठीक है, तो रीजनल डायरेक्टर को असिस्ट करेंगे उनके रीजनल ऑफिसेस में, जॉइंट डायरेक्टर को असिस्ट किया जाएगा हेडक्वार्टर के अंदर। सो यहाँ पे पोजीशन जो है, पोस्टिंग इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता कि हाँ यहाँ से शिफ्ट किया वहाँ चले गए, बहुत लेट पोस्टिंग होती है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इज गुड इनफ। Okay, now we are going to talk specifically about the duties of the cooperation. ड्यूटीज का इनका यही है, आपको मैंने कहा कि सेल्फ फाइनेंस्ड है, दैट मीन्स ये इतनी इनकम लेकर आ जाते हैं जिससे इनका स्कीम का खर्चा चल जाए। अब ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, एक तो स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करना, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना, इनके जो लोकल ऑफिसेस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुलवर्क का काम करते हैं ताकि वो चीज़ें पहुंच सके लोगों तक। साथ ही साथ ये बजट बनाते हैं, ये कॉर्पोरेशन जो है एक बजट बनाती है, अपना जितना भी इनका प्रोबेबल इनकम होगा एक्सपेंडिचर का बजट बनाया जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट ऑल्सो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे उसकी स्क्रूटनी की जाती है। साथ ही साथ इनको अपने मेंटेन करने पड़ते हैं अकाउंट्स ऑल्सो, दे हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ देयर इनकम और साथ ही साथ एक्सपेंसेस के इन द फॉर्मेट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रिस्क्राइब करती है। तो आपको इतना तो चीज़ें पता चल गई हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो भी अकाउंट्स इनके होते हैं, जो भी इनके इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट होती है, एनुअल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो कौन बेसिकली स्क्रूटनाइज करता है, उसको ऑडिट करता है, वो है कैग। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो आपने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा कि कैग कौन कौन से एरियाज को स्क्रूटनाइज करता है, ऑडिट करता है, कौन से एरियाज हैं जहां पे कैग प्लस एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिल बांट के काम करती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कैग है जो इसको स्क्रूटनाइज करता है, ऑडिट करता है। अंडरस्टैंड, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली है। इसके अलावा हम लोग बात करें एनुअल रिपोर्ट्स, ये करते रहते हैं, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट को देते रहते हैं, और साथ ही साथ ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी हर 3 साल के बाद वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे इनके काम होते हैं स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के अलावा।
नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा होता है। कुछ नोन में ऐसे लोग हैं जो यूडीसी काम कर रहे हैं, जो अपना जो है एसएसओ काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे 5 डेज वर्किंग होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस कम ही होता है, कलीग्स आर गुड, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, मोर लाइफ लेस वर्क, है ना, यही होता है। रेयरली गेट टू सी समवन जो ईएसआई वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा आवर्स कर रहा है, तो वो बहुत ही कम लोग होते हैं। और साथ ही साथ रूल्स और रेगुलेशंस भी बहुत सिंपल होते हैं, बहुत समझने वाले, इजी अंडरस्टैंडेबल होते हैं। साथ ही साथ जो वर्क प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली देखा जाए, कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज, यहाँ पे कम ही होता है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली हर एक को काम करना होता है, हर इंसान काम करना चाहता है, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे ये भी रियलाइजेशन होती है कि थोड़ा सा कंफर्ट भी हो, थोड़ा सा एक फैमिली लाइफ भी हो, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और डेप्यूटी डायरेक्टर की तो पोजीशन ही बहुत बढ़िया है, एक हाई लेवल की है, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी मिलेगा, आपको एक ऐसा रोल मिलेगा जहाँ पे पावर, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। सो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। सो इस वीडियो के अंदर तो हमने इतना ही बताया जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ईएसआई से रिलेटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग छोटी छोटी वीडियोस लेकर ज़रूर आएंगे, ताकि एक इंटरेस्ट जनरेट हो कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। और जब इंटरेस्ट जनरेट होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत करने का भी जो प्रयास है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप कमेंट डाउन बिलो कर दीजिए, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।